सो हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष वर्मा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल अल्फा बीटा एंड गामा वर्मा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं, फिर आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस का आंसर लेके आया हूं कि मुझे पहले कौन सी बुक सॉल्व करनी चाहिए। क्या मुझे एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या मुझे पहले कोई रेफरेंस बुक पढ़नी चाहिए या मुझे किस टाइम तक कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। अगर आपके माइंड में भी क्लास 10th या 12th से रिलेटेड यही क्वेश्चंस हैं, सो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरी वीडियो लास्ट तक देखना। सारे डाउट्स मैं आपके खत्म कर लूंगा कि आपको कौन सी बुक किस टाइम पे करनी चाहिए। अगर आपने अभी तक वो बुक स्टार्ट कर दी है तो आप चलते रहिए, वरना नहीं चाहिए। सारी बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आपको सैंपल पेपर्स भी चाहिए, अगर आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूं कि आप कहां से फ्री में सैंपल पेपर ले सकते हैं, इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना और लास्ट तक देखते रहना, ताकि आपको भी फ्री में सैंपल पेपर मिल सके, वो भी जोन सा आपको चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि बच्चा कौन सी बुक सबसे पहले पढ़े, या फिर यूं कहे हमारी गवर्नमेंट की कौन सी बुक जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस पे है। सो वो है हमारी एनसीईआरटी बुक्स। जो बुक्स हमें हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कि तुम ये बुक पढ़ो, ये हमारी बुक है, हम पेपर बनाएंगे, तो वो बुक है सबसे पहले एनसीईआरटी। तो अगर कोई बुक हमारी गवर्नमेंट की, हमारे एजुकेशन सिस्टम की फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो आपकी भी वही बुक फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी फिनिश करनी है, चाहे आपका वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, कोई भी हो। अभी वो सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट सबसे पहले हमें हमारी एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर आपके पास आपका एग्जाम 30 दिन बाद है, तो उन 30 दिनों में आपको 20 दिन सिर्फ अपनी एनसीईआरटी को देने हैं और 10 दिन कौन सी रिफ्रेशर को देने हैं, कितने टाइम तक देने हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। बट सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ, सबसे पहले एनसीईआरटी को कंप्लीट करो। और सिर्फ एनसीईआरटी का मतलब क्या समझते हैं बच्चे? एनसीईआरटी का मतलब समझते हैं बच्चे कि जो ये एनसीईआरटी के हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं सिर्फ उनको समझ लेते हैं, हो गई मेरी एनसीईआरटी। नहीं, एनसीईआरटी कंप्लीट जब होती है जब आप कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी करेंगे। एनसीईआरटी के जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं हर चैप्टर में होते हैं, वो करेंगे। इनके साथ एनसीईआरटी में साइंस हो गई, सोशल साइंस हो गई, इनके पीछे कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, वो होते हैं हमारी एनसीईआरटी पूरी वहां होती है। सिर्फ हमारा ये नहीं होता हमने चैप्टर पूरा समझ लिया मेरी तो एनसीईआरटी हो गई। नहीं, एनसीईआरटी जब होगी जब कॉन्सेप्ट प्लस एनसीईआरटी के एग्जांपल सॉल्व्ड, अनसॉल्व्ड है वो भी, एनसीईआरटी एग्जांपल्स प्लस जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस होते हैं वो, जब ये तीन चीजें हमारी हो जाएगी तब हमारी एनसीईआरटी बुक कंप्लीट हो जाएगी। तब आप कह सकते हो हाँ मैंने एनसीईआरटी कर ली। कुछ बच्चे कहते हैं मैंने 4 बार एनसीईआरटी पढ़ ली, 5 बार पढ़ ली, बट वो सिर्फ चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। नहीं, 4 बार करने से अच्छा 2 बार करो, बट ये तीनों चीजें कवर करो। पहला पॉइंट समझ आ गया। ये हो गई सब सब्जेक्ट्स के लिए बात। अब हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के बारे में देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सी बुक हमें करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, और अगर अभी तक हमने कोई बुक स्टार्ट नहीं करी है तो क्या हमें नई बुक स्टार्ट करने का रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है, जो सबको बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगता है, इसके लिए हम 4-4 सैंपल पेपर, 4-4 रिफ्रेशर्स बुक लगा लेते हैं, बट हमारा फिर भी डब्बा गुल ही जाता है। तो मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं कि एक बुक लगाओ, अच्छी लगाओ, उसको पढ़ो। सो सबसे पहले मैथ्स में हमारी एनसीईआरटी तो सब में है, एनसीईआरटी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। इसमें भी वही चीज है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स हर में करने हैं, बिकॉज हम उनको नजरअंदाज कर देते हैं और वहीं से क्वेश्चन में आ जाता है पेपर में, तो वहां हम फंस जाते हैं। सो सबसे पहले एनसीईआरटी प्लस सॉल्व्ड एग्जांपल्स, उसके बाद हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आरडी। इन दोनों आपको नहीं करने, आप कर भी नहीं पाओगे, बिकॉज आरडी शर्मा इतनी मोटी बुक है, उसमें इतने ज्यादा डिटेल में बेसिक के क्वेश्चन है कि उसके बाद आप एग्जाम्पलर करने का आपके पास टाइम ही नहीं होगा। तो अगर अभी तक, आज 20 नवंबर है, अगर आपने, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपके एग्जाम को, बोर्ड एग्जाम्स को 6 महीने से भी कम टाइम बचा है, फिर 3 महीने, 2 महीने बचे हैं, मैं 2 महीने एवरेज लेके चलता हूं, अगर आपके एग्जाम को 2 महीने बचे हैं तो आरडी शर्मा को छूने की गलती भी ना करें। साफ कह रहा हूं, छुओ भी मत, खरीदना देखना छुओ भी मत। यूं भी नहीं कि एक क्वेश्चन कर लेता हूं, 2 क्वेश्चन, नहीं, छुओ ही मत आरडी शर्मा। अगर तुम्हारे एग्जाम में 2 महीने 3 महीने बचे हैं, अगर हाँ तुम्हारा भी सेशन स्टार्ट हुआ है, तुम ये वीडियो सेशन के स्टार्टिंग में देख रहे हो, तो अपनी आरडी शर्मा को भी साथ साथ लेके चलो। अपनी एनसीईआरटी के साथ अगर तुम एनसीईआरटी में से रोज 10 क्वेश्चन करते हो, आरडी में से 20 करते चलो, रोज साथ साथ चलते रहो। बट अगर एग्जाम में 2 महीने 3 महीने 4 महीने भी बचे हैं, एनसीईआरटी को आरडी शर्मा को छुओ भी मत।
तो अब इसको नहीं चाहिए तो भाई कोई रिफ्रेशर बुक तो हमें चाहिए ना, तो वो रिफ्रेशर बुक है हमारी एग्जाम्पलर। और पिछले कुछ सालों से देखा भी गया है कि आरडी में क्या है, बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बेस से पूछे, तो अब बेस से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एग्जाम्पलर में है थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन। अब हमारी सरकार ट्रिकी पेपर बनाना चाहती है, थोड़ा सा ट्रिकी लाने के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी के ही बुक है, देखो पीछे एनसीईआरटी का लोगो, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही एक बुक है जो मैथ्स में आप लगा सकते हो आरडी शर्मा के बाद, अगर कोई अच्छी बुक है तो। पहले लोग आरडी शर्मा करते थे, बट अब एग्जाम्पलर करते हैं। इसमें भैया क्वेश्चन बैंक, अगर आपके पास अपनी एनसीईआरटी आपने 4 बार कर ली, 3 बार कर ली, 2 बार कर ली, उसके बाद आपने एग्जाम्पलर 2 बार कर ली, अब बहुत अच्छे बच्चे, आपका टाइम जनवरी तक आपका सब खत्म हो चुका है, एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी, सैंपल पेपर सब। उसके बाद आपके पास अगर टाइम है तो आप अपना एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हो, जहां से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पता चलेंगे। मैथ्स में हमें क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस के लिए क्या चाहिए, क्वेश्चन चाहिए। क्वेश्चन कहां मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक में। तो ये हो गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यहाँ पे इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बार बार आने वाले क्वेश्चन, सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये हो गई हमारी मैथ्स। आपको मैथ्स में क्या करना है, एनसीईआरटी फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड एग्जाम्पलर और आरडी। अगर आप स्टार्टिंग से आरडी करते हो, यूं नहीं अब छोड़ दो, नहीं स्टार्टिंग से करते हो कंटिन्यू ये चलते रहो, बढ़िया बात है, तुम बहुत बढ़िया बंदे हो, तुमने स्टार्टिंग से एनसीईआरटी लिया, तुम्हारा स्टडी में फोकस है। बट अगर नहीं है तुम्हारा, कोई बात नहीं कर पाए स्टार्टिंग से, एग्जाम्पलर कर लो। एग्जाम्पलर पतली से बुक है, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में कंप्लीट कर दोगे तुम। उसके बाद क्वेश्चन बैंक अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो, यूं नहीं एनसीईआरटी हटाओ, एग्जाम्पलर हटाओ, पहले मैं क्वेश्चन बैंक कर लूं, नहीं। जब तुम्हारा बेस मजबूत हो जाए एनसीईआरटी से, बेस के ऊपर थोड़ी तुमने देख लिया कि हाँ मेरे बेस से क्वेश्चन हो रहे हैं एग्जाम्पलर में, तब तुम अपने ऊपर एकदम हार्ड वाले क्वेश्चन लाओ, वो वाले क्वेश्चन लाओ जो दिमाग बहुत ज्यादा लेंगे, वो मिलेंगे क्वेश्चन बैंक में। तो फर्स्ट स्टेप एनसीईआरटी, सेकंड स्टेप एग्जाम्पलर या फिर आरडी जो भी तुम्हारा है, थर्ड स्टेप जाके होगा तुम्हारा क्वेश्चन बैंक। इन 3 स्टेप में तुम्हारी मैथ्स में 80 में से 80, 100 में से 100 आने से कोई भी नहीं रोक सकता, 80 में से 80। ठीक है, अब अगला सब्जेक्ट देख लेते हैं। अगला सब्जेक्ट है हमारा साइंस। ये 2 सब्जेक्ट मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में लिखे बिकॉज सबसे ज्यादा मुश्किल बच्चे इनको समझते हैं, ये मुश्किल नहीं है। अगर तुम दिमाग से सोचो कैसे मुझे क्या पढ़ना है, बट बच्चे समझते हैं, इसीलिए मैंने पहले लिखा है। फर्स्ट प्रेफरेंस हर किसी में एनसीईआरटी, पहला स्टेप हमारा एनसीईआरटी। सेकंड स्टेप वही हमारा एग्जाम्पलर, क्यों, बिकॉज साइंस क्लास 10 तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों एक ही में होती है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए हमें न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो हमारी एग्जाम्पलर से इजीली मिल जाएंगे, कुछ बायो के क्वेश्चंस भी हमें रिपीटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट है वही चीज, सबसे पहले एग्जाम्पलर एनसीईआरटी, फिर एग्जाम्पलर। और अगर फिर भी तुम्हारे पास टाइम बचता है सारे एनसीईआरटी के जो मैंने बताया, एनसीईआरटी मतलब कॉन्सेप्ट, सॉल्व्ड एग्जांपल्स प्लस एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ये 3 जब हो जाए उसके बाद तुम्हारी एग्जाम्पलर भी हो जाए, उसके बाद तुम कहीं जाकर क्वेश्चन बैंक का यूज कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक हमेशा तुम्हारी लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्वेश्चन बैंक, क्योंकि तुम क्वेश्चंस पढ़ लोगे, हाँ चलो ये ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चंस ज्यादातर आते हैं, समझ लो तुम्हारे 10 क्वेश्चन तुम्हें पता चल गए, ये क्वेश्चन 10 साल में 10 बार आए हैं, बट तुम्हें उनका आंसर तो जब पता चलेगा ना जब तुम एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर करोगे। क्वेश्चन पता होने से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन हर किसी को पता होता है कि ये क्वेश्चन आएगा, बट उसका आंसर पता होना जरूरी है, और वो आंसर कहां पता चलेगा, एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी। नेक्स्ट वही अपने एनसीईआरटी के पीछे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, इनको तो छोड़ना ही मत, एनसीईआरटी तो कंप्लीट ही नहीं होगी इनके बिना। मैं तुम्हें क्वेश्चन बैंक दिखा देता हूँ, देखो ये है, ओ सॉरी ये तो सोशल साइंस का है, ये देखो सीबीएसई क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सॉल्व पेपर में 2012 से 2019 के, ये मैंने मंगाई थी, देखो एकदम नई बुक है, मैंने अपने एग्जाम से 2 दिन पहले मंगवाई थी, मैंने एक गलती कर दी थी, मैं लास्ट टाइम पे अपने नई बुक मंगवा के पढ़ने वाला था, मुझे टाइम ही नहीं मिला, पढ़ना छोड़ो, मैं इन सब के रिवीजन में इसको छेड़ा भी नहीं, देखो अभी तक इसकी टेप भी मैंने अभी हटाई है, देखो टेप का निशान भी अभी तक है। तो ये गलती तुम बिल्कुल भी मत करना। कब, यूं नहीं कि लास्ट के 10 दिन बचे चलो क्वेश्चन बैंक मंगा लेता हूं, नहीं, लास्ट का 1 महीना बचा है, 1.5 महीना बचा है, तुम्हारी एनसीईआरटी एग्जाम्पल सब चीजें बढ़िया तरीके से हो चुकी है, तब तुम अपने एडवांस क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन बैंक यूज करो, तब कर। यूं नहीं 2 दिन बचे, 5 दिन बचे, भाई ने कहा था टाइम बच जाए तो कर लेना, नहीं, 1 महीना बच जाए तब मंगाओ, ठीक है। साइंस भी हो गई, साइंस में भी चलो 80 में से 80 लिखो। नेक्स्ट आते हैं हमारी इंग्लिश, जो कि एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है। लैंग्वेज सब्जेक्ट मैंने प्लस ये 3 सब्जेक्ट ये भी लिखे हैं, जो कि हिंदी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट, इंग्लिश एक लैंग्वेज और संस्कृत और कंप्यूटर, कुछ सब्जेक्ट्स में आईपी सीएस कुछ अलग अलग होते हैं,
तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए मैंने एक अलग से बना दिया है। इनके लिए सबसे पहले आपको संस्कृत के लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है अपनी। संस्कृत की ऑप्शनल होते हैं कुछ स्कूल्स में, तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस आपको एनसीईआरटी ज्यादा अच्छे से पढ़ा होनी चाहिए, उसमें जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो करो। सो एनसीईआरटी हो गई आपकी संस्कृत के लिए। कंप्यूटर और हिंदी के लिए, कंप्यूटर और हिंदी पूरे साल चाहे आप मत पढ़ो, आपको भाई ये क्या कह रहे हो, हिंदी तो हमारी राष्ट्रीय भाषा, उसको तुम कह रहे हो छोड़ दो, नहीं मत पढ़ो, मतलब यूं नहीं कि उसको रोज 5-5 2-2 घंटे दो, नहीं, बस जो रोज स्कूल में पढ़ाए चैप्टर वो पता हो, निबंध लिखने आते हो, सब ये चीजें आती हो, बस लास्ट के पेपर से चाहे तुम 10 दिन पहले स्टार्ट करो, हिंदी में 80 में से 80 ला सकते हो। कैसे? सिर्फ 3 से 4 सैंपल पेपर कर लो, 3 से 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, तुम्हारी हिंदी की इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, बता नहीं सकता। 80 में से 80 क्या, 80 में से 90 फोड़ सकते हो तुम। तो हिंदी और कंप्यूटर के लिए क्या करो, एनसीईआरटी तो सबके लिए मैंडेटरी है, एनसीईआरटी सबका भविष्य है। उसके बाद सिर्फ 2-3 सैंपल पेपर कर दो, 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर दो, सो वो हो गए तुम्हारे हिंदी और कंप्यूटर संस्कृत के पूरे 80 में से 80 मार्क्स। छोड़ना नहीं है किसी भी सब्जेक्ट को, यूं नहीं आखिरी दिन बुक ही हम आखिरी दिन खरीद के लाए, नहीं, वो चीज नहीं करनी है कि यूं कहा था 10 दिन पहले बुक ले आना, नहीं, कंटिन्यूटी में रखो उसको। 2 दिन में 1 दिन पढ़ लो, अगर हिंदी तुम आसान सब्जेक्ट मानते हो 2 दिन में 1 दिन पढ़ लो, बट पढ़ते चलो साथ साथ। अब नहीं पढ़ते चलो तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर ये सब कर लेना, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। 80 में से 80 नहीं कहूंगा, क्योंकि 10 दिन में कितने नंबर लाओगे, अगर स्टार्टिंग से पढ़ते आए फिर 10 दिन में ये पढ़ते हो तो तुम्हारे 80 में से 80। ठीक है, चलो ये 3 सब्जेक्ट्स हो गए। उसके बाद आता है हमारा इंग्लिश, को भी एक बार देख लेते हैं। इंग्लिश में एनसीईआरटी सबसे पहले मेन है, एनसीईआरटी, क्योंकि 30 नंबर का सेक्शन हमारा एनसीईआरटी से आता है, लिटरेचर सेक्शन से आता है, सो वो हो गई हमारी एनसीईआरटी। 80 नंबर के पेपर में 30 नंबर तुम छोड़ तो नहीं सकते, सो एनसीईआरटी सबसे पहले कंप्लीट करो। उसके बाद सैंपल पेपर, सैंपल पेपर्स में से यूं नहीं कि तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चन पढ़ लो, अरे ये वाला क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट में से ये वाला क्वेश्चन बार बार, नहीं, सैंपल पेपर में से, प्रैक्टिस पेपर में से तुम्हें क्या पढ़ना है, अपने राइटिंग सेक्शन क्वेश्चन देखो उसमें कि किस किस टाइप के राइटिंग सेक्शन आते हैं, लेटर टू कंप्लेन आता है, लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर आता है, ये सब कौन से लेटर आते हैं, सो वो तुम ये देखो कि कौन से ज्यादा आते हैं, सेट वाइज देखो। सो सैंपल पेपर में तुम्हें क्या देखना है, राइटिंग सेक्शन देखना है, अपना ग्रामर सेक्शन देखना है, प्रैक्टिस करनी है कि ओमिशन है, राइटिंग है, ओमिशन आती है, स्टोरी आती है, नोटिस आता है, क्या क्या आता है, सो वो तुम्हें अपने प्रैक्टिस पेपर, सैंपल पेपर से पता करना है। यूं नहीं करना है कि सैंपल पेपर में हम ये देख रहे हैं कि चैप्टर फर्स्ट से ये क्वेश्चन आया, चैप्टर सेकंड से ये आया, नहीं, उन सब की प्रैक्टिस अपने एनसीईआरटी से कर चुके हो, 30 नंबर वहां से ले चुके हो। सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, जितने भी पेपर कर सकते हो वो करो, वहां से तुम्हें 50 नंबर लेने हैं। तो अपनी राइटिंग सेक्शन को बढ़ाओ, अपने ग्रामर को बढ़ाओ, अपने कॉम्प्रीमेंशन को बढ़ाओ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कॉम्प्रीमेंशन में एक वर्ड देख लिया कि ये वर्ड यहाँ है, उस पूरे वर्ड को पैरा में ढूंढते, नहीं, उस क्वेश्चन को पूछो कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, उसका आंसर कहाँ है पैरा में, एक वर्ड लिख दिया यहाँ पे रिसोर्सेज, पूरे पैरा में भाई रिसोर्सेज ढूंढते चले जाएंगे, जहां रिसोर्सेज वहीं आंसर। ऐसा नहीं करना है, तो कॉम्प्रीमेंशन भी देखो कहां से क्या मिलेगा। तो ये हो गई हमारी इंग्लिश। प्रैक्टिस पेपर करो, इसके लिए ज्यादा क्वेश्चन बैंक वगैरह लगाने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है, अगर तुम चाहो लगा सकते हो, फिर तुम्हारे ऊपर है वो। उसके बाद आता है हमारा सोशल साइंस। सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट बच्चे मानते हैं जिससे बच्चों को डर लगता है। क्यों लगता है? हिस्ट्री की डेट्स कैसे याद रखे, जियो की पोजीशन कैसे याद रखे कि कहाँ नॉर्थर्न प्लेन्स है, कहाँ साउथर्न प्लेन्स है, कहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, तो ये याद रखने वाला सब्जेक्ट है। बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें भी होती है। सबसे पहले एनसीईआरटी फर्स्ट प्रेफरेंस, एनसीईआरटी की 4 बुक्स है क्लास 10th की, अगर मैं कहूँ तो एनसीईआरटी की 4 बुक्स है। देखो मैं दिखा देता हूँ, वैसे तो आप लोगों के पास होगी। देखो ये इकोनॉमिक्स की बुक है, ये पॉलिटिकल साइंस की बुक है। तो ये ऐसी बुक्स जो आपको ये सबसे पहले पढ़नी है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, डेट्स आपको पता होनी चाहिए। और एनसीईआरटी में क्या क्या, पहले चैप्टर, फिर ये क्वेश्चंस, ये भी आपको एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको बच्चे छोड़ देते हैं, अरे यार इसमें से कौन दे रहा है, यहीं से पेपर आता है। एनसीईआरटी का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ चैप्टर पढ़ लो, चैप्टर फर्स्ट में कौन सी डेट क्या हुई थी, नहीं, क्वेश्चन कैसे बनेगा उस डेट में से वो पता होनी चाहिए। और आजकल क्या करते हैं लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको हम सेकंड पॉइंट नहीं लेंगे, इसको हम थर्ड पॉइंट डालेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट मेरा है एवरग्रीन। आजकल जो सोशल साइंस के लिए बेस्ट बुक मानी जा रही है, मैं अपने पॉइंट दे रहा हूँ, मैंने भी एवरग्रीन यूज की है, बट आपके जो टीचर बोले वो लो, अगर मेरी सुनते हो तो एवरग्रीन लो। एवरग्रीन आज के टाइम में सोशल साइंस के लिए काफी ज्यादा मानी जाती है। सेल्फ स्टडी इन सोशल साइंस एवरग्रीन की बुक है। देखो इसमें क्या है, इसमें सारी चीज तुम्हें बता दी जाती है, क्वेश्चन तुम्हें बता दिया जाता है कि सीबीएसई सितंबर 2010, 2011, 2013 में ये क्वेश्चन आया था। तो तुम नजदीक वाले क्वेश्चन देखोगे 16, 17 में, 18 में कौन सा आया था,
तो यहाँ से तुम्हें हेल्प मिलेगी, यहाँ तुम्हें सारी चीज़ें आसानी से मिलेगी, मैप भी इसी में मिलेंगे तुम्हें, सारी चीज़ें देखो टेबल फॉर्म में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एनसीईआरटी ये एवरग्रीन है, उसको इसीलिए सोशल साइंस में अच्छा माना जाता है आज की डेट में, बिकॉज क्योंकि इसमें सारी चीज़ें टेबुलर फॉर्म में ज़्यादा समझाई जाती हैं। डिफरेंस हो वो टेबल फॉर्म में आता है, किसी चीज़ का ग्राफ हो वो टेबल फॉर्म में आपको समझा दिया जाता है। तो एवरग्रीन इसीलिए आपको, क्योंकि इसमें क्या होता है, याद करना होता है, तो याद हम कैसे आसानी से कर सकते हैं, टेबल फॉर्म में, तो इसीलिए एवरग्रीन को अच्छा माना जाता है। सेकंड है हमारी एवरग्रीन। उसके बाद है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले साल के क्वेश्चंस करो। ये सोशल साइंस ऐसी नहीं है कि हर बार नए नए न्यूमेरिकल्स आएंगे, साइंस और मैथ्स की तरह हर बार नए नए क्वेश्चंस आएंगे, नहीं, टॉपिक वही होगा, उसमें से क्वेश्चन अलग अलग आते हैं। तो वो हमें कहां से मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से, कि ये एक टॉपिक है, समझ लो एक टॉपिक है, ठीक है, अमेरिका के ऊपर कोई एक टॉपिक है, डस्ट बाउल के ऊपर एक टॉपिक है। अब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये देखो कि डस्ट बाउल के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, उसके कॉजेस पूछे गए हैं, उसके इंपैक्ट पूछे गए हैं, तो वो तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पता चलेगा कि डिफरेंट डिफरेंट कैसे आए जाते हैं। ये हो गया मेरा थर्ड पॉइंट। तो ये सब सॉल्व करने के बाद, इस सब में 80 में से 80 लाने के बाद हम बन गए बोर्ड के टॉप।